हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण। मैं डॉक्टर सुनीता रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज हालीगा। तो कार्यपालिका जो कि सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें मंत्री परिषद अर्थात मंत्रीगण होते हैं जो सरकार को चलाते हैं, अपने अपने विभागों से संबंधित नीतियाँ बनाते हैं, या ये कहो कि सरकार लोगों की भलाई के लिए, लोगों के विकास के लिए नीति का निर्माण करते हैं और लोक प्रशासन के माध्यम से उनको संचालित करते हैं, उनको वास्तविक रूप देते हैं, उनको लागू करवाते हैं। तो इस प्रकार जो कार्यपालिका है, जिसमें मंत्री परिषद है, मंत्रीगण हैं, उनको हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, और जो लोक प्रशासन है उसको हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अब कार्यपालिका का लोक प्रशासन पर नियंत्रण क्यों जरूरी है और किस माध्यम से कार्यपालिका लोक प्रशासन पर नियंत्रण बना के रखती है। तो वर्तमान में प्रशासन की शक्तियों का निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि आज का राज्य पुलिस राज्य ना होकर कल्याणकारी राज्य है और जनता की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करना और लोगों का विकास करना सरकार का कार्य है। तो यह विकास राज्य से के निरंतर बढ़ते दायित्वों का परिणाम है। लोक प्रशासन की इन अतुलित शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता भी स्वयंसिद्ध है कि लोक प्रशासन की शक्तियां जो है निरंतर बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनके कार्य निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए इन शक्तियों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्रशासन इन शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाए। जैसा कि प्रोफेसर वाइट ने लिखा है, लोकतांत्रिक समाज में शक्ति पर नियंत्रण आवश्यक है। शक्ति जितनी अधिक है, नियंत्रण की भी उतनी ही अधिक आवश्यकता है। जब भी प्रशासनिक नियंत्रण की बात चलती है तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन तंत्र की भूमिका, संगठन, प्रकृति आदि से संबंधित प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता का प्रश्न उभर कर सामने आता है कि प्रशासन जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी हो, किसके प्रति जवाबदेह हो, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रशासन पर नियंत्रण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्रशासन का किसके प्रति कितना उत्तरदायित्व होगा, इसका निर्धारण देश के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अर्थात संविधान के अनुसार किया गया है। किंतु फिर भी लोक प्रशासन पर नियंत्रण की समस्या का अध्ययन कुछ शीर्षकों के माध्यम से हम बता सकते हैं। लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण स्वाभाविक है। लोकतंत्रात्मक शासन में तो प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण पूर्ण रूपेण अपेक्षित है। उत्तरदायी संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के इन समुचित नियंत्रण को ही निरंकुश शासन की संज्ञा दी गई है। प्रशासन पर कार्यपालिका किन माध्यमों से, किन विधियों से नियंत्रण बना के रखती है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग। संसदीय लोकतंत्र में शासन की नीतियों का निर्धारण मुख्य रूप से कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। पहले भी बताया गया है कि नीति निर्माण का काम कार्यपालिका का है। तो प्रशासकीय क्रियाओं का संपादन उन्हीं नीतियों के आधार पर किया जाता है। समस्त प्रशासनिक निर्णय भी उन नीतियों के अनुरूप ही लिए जाते हैं, अर्थात प्रशासन जो भी कार्य करती है, प्रशासन के जो काम करने की विधि है, वो कार्यपालिका के द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुरूप ही होती है। मंत्री निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देते हैं। मैंने बताया था कि प्रशासन वही काम करता है जो मंत्रीगण नीति के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, अर्थात नीतियों को लागू करना प्रशासन का काम है। तो इस प्रकार नीति निर्माण व नीति निर्धारण के द्वारा मंत्री प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक
मंत्रीगण के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा नीतियों का निर्माण नहीं किया जाएगा, नीति प्रस्तुत नहीं की जाएंगी अधिकारियों के सामने, तब तक प्रशासन का काम शुरू नहीं होता। नेक्स्ट है प्रशासनिक निरीक्षण। कार्यपालिका के मंत्रियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों पर पूर्ण निगरानी रखी जाती है। किसी भी मामले में उनसे प्रतिवेदन की मांग की जा सकती है, किसी भी मामले से रिलेटेड उनसे रिपोर्ट मांगी जा सकती है। प्रशासनिक कार्यों के निरीक्षण हेतु मंत्रियों द्वारा समय समय पर विभागों का दौरा किया जाता है। जो मंत्री जिस विभाग का मुखिया है, संसद के सामने वो अपने विभाग की हर कार्यविधि, हर कार्यवाही के प्रति जिम्मेदार है, इसलिए उस मंत्री का उत्तरदायित्व बनता है संसद के सामने। तो वो मंत्री अपने विभाग की सभी गतिविधियों पर कंट्रोल रखता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अपने विभाग के सभी अधिकारियों अर्थात प्रशासन के ऊपर उस मंत्री का पूर्ण नियंत्रण होता है। वो मंत्री कभी भी किसी भी टाइम अपने विभाग का दौरा कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है, या यूं कहें कि वो अपने विभाग पर पूर्ण निरीक्षण और नियंत्रण बना के रखता है। कार्मिक प्रशासन के माध्यम से नियंत्रण। लोक सेवकों अथवा प्रशासनिक कार्मिकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है, किंतु लोक सेवकों की भर्ती संबंधी जो नियम बनाए जाते हैं वो भी कार्यपालिका द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो इस दृष्टि से भी कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। नियुक्तियां एवं निष्कासन, भर्ती का कार्य और किसी वजह से उनको निष्कासित करना, ये भी जो है कार्यपालिका ही कर सकती है। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का यह सबसे प्रभावी उपाय है। कार्मिक प्रबंधन और नियंत्रण में कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसको सर्वोच्च प्रशासकों की नियुक्ति एवं निष्कासन का अधिकार प्राप्त होता है। इस काम में भारतीय कार्यपालिका का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वित्त मंत्रालय और केंद्रीय लोक सेवा आयोग से सहायता लेता है। भारत में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख कार्मिक एजेंसी है। कर्मचारियों से संबंधित जो मुख्य एजेंसी है वो क्या है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। विभागाध्यक्षों के चयन और नियुक्ति में सर्वोच्च स्तर पर मंत्रीगण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः इस प्रकार की नियुक्तियों के द्वारा वे अपने विभागों के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण बना के रखते हैं। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सर्वोच्च पदों पर नियुक्तियां करने के लिए राष्ट्रपति को सीनेट की स्वीकृति लेनी पड़ती है, लेकिन उनको उनके पदों से हटाने का पूरा अधिकार होता है। अब राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कार्यपालक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी मुख्य कार्यपालक अपना राष्ट्रपति है। तो कार्मिक प्रबंधन और नियंत्रण के इस मामले में अमेरिका के कार्मिक प्रबंधन कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार मुख्य कार्यपालक भर्ती करने के मामले में कार्मिक प्रबंधन एवं नियंत्रण और भारत में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इनसे परामर्श लेता है और भर्ती प्रक्रिया में और पद से हटाने की प्रक्रिया में अपना पूर्ण नियंत्रण बना के रखता है। बजट व्यवस्था। अब वित्त और बजट के माध्यम से भी कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण बना के रखती है। प्रत्येक विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप बजट तैयार किया जाता है, कार्यपालिका का काम है, तथा उस बजट के अनुसार ही वर्ष भर का व्यय किया जाता है। जो बजट तैयार होता है और जो संसद के द्वारा पास करवा लिया जाता है, उसी के आधार पर आने वाले जो वित्तीय वर्ष है उसमें पैसा खर्च किया जाता है। वित्तीय प्रणाली के द्वारा भी कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। कार्यपालिका बजट के द्वारा प्रशासन पर अपना नियंत्रण लागू करती है। यह बजट तैयार करती है, उसे संसद में पारित कराती है। बजट बनाने का काम किसका है? कार्यपालिका। पास करने का काम किसका है? संसद अर्थात विधान पालिका का। तो बजट बनाया जाता है कार्यपालिका के द्वारा और उसको वित्त मंत्री
के द्वारा पेश किया जाता है संसद में उसको पास करवाने के लिए, और उसके खर्चों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक एजेंसियों को आवश्यक धन आवंटित करती है। इस प्रकार की तमाम गतिविधियों में वित्त मंत्रालय, जो भारत सरकार का केंद्रीय वित्तीय अभिकरण है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यह प्रशासन पर वित्तीय नियंत्रण निम्नलिखित रूप से लागू करता है या इस तरीके से नियंत्रण बना के रखता है। तो कौन कौन से माध्यम हैं? नीतियों और कार्यक्रमों का सिद्धांतता अनुमोदन। जो नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाते हैं उसी के आधार पर जो पैसा है, जो खर्चा होना है, उसके ऊपर उसका अनुमान लगाया जाता है, वो कार्यपालिका का काम है। बजट अनुमानों की पूर्व योजना की स्वीकृति। बजट बना लिया गया, अब उसकी स्वीकृति भी लेनी है। प्रदत्त अधिकारों के अधीन खर्चे की स्वीकृति। प्रदत्त अधिकार अर्थात जो अधिकार या जो कार्य अधिकारियों को दिए गए हैं, उस खर्चे की स्वीकृति, उसको खर्च करना, वास्तव में योजनाओं को लागू करना और उस पर फिर पैसा खर्च करना, इसकी स्वीकृति कार्यपालिका के द्वारा ही दी जाती है। एकीकृत वित्त सलाहकार के माध्यम से वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना। अनुदानों का पुनर्विनियोग। इस आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली। और आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली क्या है कि जो विभाग में खर्चे हुए हैं, खर्चा किया गया है, उसका लेखांकन किया जाता है और फिर उसका लेखा परीक्षण अर्थात उसकी जांच पड़ताल करना, जिसका आधार पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है प्रशासन के ऊपर। व्यय करने वाले प्राधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली वित्त संहिता निर्धारित करना, अर्थात जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं खर्च करने के, वो भी कार्यपालिका के द्वारा ही बनाए जाते हैं। प्रदत्त विधान एक माध्यम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी है, जिसके आधार पर कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण बना के रखती है। अब प्रदत्त विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है क्या, ये भी हमारे चैप्टर में है कि आधुनिक समय में विधायिका के कार्य क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण विधि निर्माण की कुछ शक्ति कार्यपालिका को सौंप दी गई है। अब इसमें एक मुख्य बात क्या है कि विधि निर्माण, कानून बनाने का कार्य किसका है? विधान पालिका का। अब विधान पालिका के पास टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो इस कारण कानून बनाने की कुछ शक्ति, कुछ पावर जो है वो कार्यपालिका को सौंप दी जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रदत्त विधायन। प्रदत्त मीन्स दे देना, विधायन मीन्स कानून, अर्थात कानून बनाने की पावर दे देना। तो विधायिका एक रूपरेखा, एक ड्राफ्ट तैयार कर देती है कानून का, जिसके आधार पर कार्यपालिका अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विधि निर्माण करती है। प्रदत्त विधि निर्माण, इसको कार्यकारी विधि निर्माण भी कहते हैं, क्योंकि वो कार्यपालिका के द्वारा बनाई जाती है और उस विधि को लागू करने के लिए जिस जो सुविधाजनक लगती है उसके अकॉर्डिंग उप नियम बनाकर कार्यपालिका उनको पूरा करती है। प्रशासन पर नियंत्रण लागू करने के लिए कार्यपालिका के हाथों में यह एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। संसद कानूनों की रूपरेखा तैयार करती है और छोटे मोटे विवरण भरने का अधिकार कार्यपालिका को दे देती है। अतः उन नियमों, विनियमों या उप नियमों को कार्यपालिका बनाती है जिसका पालन प्रशासन के द्वारा किया जाता है, या प्रशासकों द्वारा संबंधित कानून को लागू करने में उन उप नियमों, नियमों और विनियमों का प्रयोग किया जाता है। तो इस आधार पर भी कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण करती है। नेक्स्ट जो हमारा विधि है कार्यपालिका की प्रशासन पर नियंत्रण करने की, वो है अध्यादेश। अध्यादेश ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो है, अध्यादेश जो है, वो अधिकार है हमारे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कौन है? मुख्य कार्यपालक अर्थात हमारी कार्यपालिका। अब अध्यादेश होता क्या है कि अगर देश में एकदम से किसी ऐसे कानून की ज़रूरत पड़ जाए जिससे सिचुएशन को हैंडल करना है,
लेकिन अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा, क्योंकि संसद का काम होता है कानून बनाना, और संसद का स्तर अभी चल नहीं रहा, तो वो कानून बनने में टाइम लगेगा। तो राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका को ये अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर दे, अर्थात वो उस तरह का कानून बना दे। अब वो कानून उसकी महत्ता, उसकी इम्पोर्टेंस भी उतनी होती है, अर्थात उस अध्यादेश की इम्पोर्टेंस भी उतनी होती है जितनी कि विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानून की। अब जो अध्यादेश है वो किसने जारी किया? राष्ट्रपति ने। ये संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित है। तो उस अध्यादेश को लागू किसके द्वारा किया जाएगा? वही आपकी प्रशासन के द्वारा। तो इस प्रकार कार्यपालिका प्रशासन के कार्यों को नियंत्रित करती है, क्योंकि प्रशासन अध्यादेश को उसी तरीके से लागू करेगी जिस तरीके से कार्यपालिका ने उसको बनाया है। अब है लोक सेवा संहिता। लोक सेवा संहिता मीन्स लोक सेवा, अर्थात आपकी जो पब्लिक सर्विस है, आपकी जो सिविल सर्विसेज है, आपका जो प्रशासन है, उसको किस तरीके से उसके लिए रूल निर्धारित किए जाएं। तो अपनी सरकारी शक्तियों का प्रयोग करने में प्रशासकों के लिए इनका ध्यान रखना और पालन करना आवश्यक है। जो संहिताएं, जो कोड ऑफ कंडक्ट या जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, तो इसमें आचरण संबंधी नियम होते हैं जो प्रशासकों को अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोकते हैं। भारत में ऐसे महत्वपूर्ण नियम बने हुए हैं जैसे अखिल भारतीय सेवा आचरण अधिनियम नियम 1954, केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम 1955, रेलवे सेवा आचरण नियम 1956। तो इन नियमों का सरोकार राज्य के प्रतिनिष्ठा वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आदेशों के पालन, लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों, लोक सेवकों के वित्तीय लेन देन, वैवाहिक प्रतिबंधों, इस तरीके से इनके ऊपर जो है कंट्रोल किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा। कर्मचारी एजेंसियां। अब कुछ कर्मचारी एजेंसियां भी हैं जो कार्यपालिका को सहायता देती हैं प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए। जैसे भारत में महत्वपूर्ण कर्मचारी एजेंसियां हैं प्रशासनिक सुधार विभाग, योजना आयोग। योजना आयोग जो कि अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, ये एजेंसियां भी जो है कार्यपालिका को महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उनको हेल्प करती हैं प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए। मुने का कथन है कि कार्यपालिका के व्यक्तित्व का विस्तार है ये एजेंसियां। इसका अर्थ है अधिक आँखें, अधिक कान और अधिक हाथ, अर्थात ये एजेंसीज हेल्प करती हैं कार्यपालिका को। ये सब उसकी व्यवस्थाओं को बनाने और लागू करने में उनकी सहायता करती हैं। अतः कर्मचारी एजेंसियां प्रशासनिक एजेंसियों को प्रभावित करती हैं, उन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखती हैं, क्योंकि उनका सीधा नियंत्रण नहीं होता, बल्कि वो कार्यपालिका को हेल्प करती हैं प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए, और उनकी नीतियों तथा कार्यक्रमों में तालमेल बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जनमत को अपील। प्रशासन प्रणाली अर्थात लोक सेवा या नौकरशाही, नौकरशाही वर्ड जहाँ आ जाता है वहाँ हम इसका नेगेटिव अर्थ लेते हैं। चाहे वो अमेरिकी हो, ब्रिटिश अथवा भारतीय, उनका रुझान यथास्थिति बनाए रखने वाला होता है, अर्थात नवीनता की तरफ नहीं होता, परिवर्तन का विरोध करते हैं वो। ये कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं को सकारात्मक मस्तिष्क से नहीं लेती। वास्तव में प्रशासन तंत्र के विभिन्न अंग, किफ्नर और प्रेस्टस ने क्या कहा कि विधायिका और प्रभावी समूहों से गठजोड़ करके सामान्य जन के विरुद्ध अभियानों को सोचा समझा नपा तुला समर्थन देकर दूसरी एजेंसियों के मुकाबले अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न माध्यमों से कार्यपालिका लोक प्रशासन पर नियंत्रण बना के रखती हैं, ताकि लोक सेवक
या नौकरशाह जो है, लोक प्रशासन जो है, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। अब है कार्यपालिका नियंत्रण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, कि इतना करने के बावजूद भी कार्यपालिका नियंत्रण के ऊपर कुछ सीमाएं अर्थात पूर्ण रूप से वो नियंत्रण नहीं कर पाती। तो कौन कौन सी लिमिटेशन हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं कार्यपालिका के सामने। फर्स्ट है मंत्रियों में तकनीकी ज्ञान का अभाव। अभी आपको पता है मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रियों का चुनाव जनता के द्वारा मत के आधार पर होता है, बहुमत के आधार पर होता है। उनके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंश्योर नहीं की गई है। तो मंत्री सामान्य होते हैं, उनको किन्हीं विशिष्ट तकनीकी ज्ञान नहीं होता, कोई ज़्यादा एक्सपर्ट वो नहीं होते, जिस आधार पर वो प्रशासन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर पाते। प्रशासनिक अधिकारी तकनीकी ज्ञान होता है, एक्सपर्ट होते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से इन मंत्रियों के नियंत्रण से बच जाते हैं। मंत्रियों द्वारा अधिकांश समय दलीय राजनीति में नष्ट करना। अपने मंत्रीगण वोटिंग टाइम में जनता के सामने ज़्यादा आते हैं, जनता से रूबरू ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो ज़्यादा समय है वो दलीय राजनीति में ही खराब हो जाता है। राजनीतिक अस्थिरता व शीघ्र विभागीय परिवर्तन। राजनीतिक अस्थिरता मीन्स उनका शोर नहीं होता, कभी भी उनका जो विभाग है वो बदल दिया जाता है। आज वो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं तो हो सकता है कल उनको स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बना दिया जाए। इस तरीके से कोई निश्चित अवधि नहीं होती कि वो उस विभाग का मंत्री होगा। ये इसका एक उदाहरण है, जैसे पिछले टर्म में हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को बनाया गया था, लेकिन इस टर्म में उनको गृह मंत्री बनाया गया है। तो इस तरीके से उनका विभाग में परिवर्तन होते रहते हैं। फिर है मंत्रियों का चयन योग्यता व कुशलता के आधार पर ना होकर राजनीतिक आधार पर होना, कि मंत्रियों के लिए कोई निश्चित योग्यता या कुशलता जो है निश्चित निर्धारित नहीं होती, राजनीतिक आधार पर ही उनका चुनाव होता है। वो कोई एक्सपर्ट नहीं होते, जिस आधार पर वो एक्सपर्ट्स के ऊपर या प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जो है ज़्यादा अच्छे से नियंत्रण नहीं कर पाते, अर्थात एक सीमा है ये भी। मंत्रियों में तकनीकी ज्ञान का अभाव, ये भी वही है कि तकनीकी ज्ञान उनको नहीं है, और जो एक्सपर्ट होते हैं, जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, जो सैनिक से सेवक होते हैं, या उनमें भी जो विशेषज्ञ होते हैं, वो अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहते हैं। तो उपयुक्त कारणों से कार्यपालिका प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण रखने में अक्षम रहती है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाती। फिर है निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष तौर से कहा जा सकता है कि बेशक प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण की अपनी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन अगर ये सीमाएं भी प्रशासन पर ना हो, अर्थात थोड़ा सा भी अगर नियंत्रण प्रशासन पर ना हो तो प्रशासन एकदम निरंकुश हो जाएगा और वह अपने लोक सेवा के उद्देश्य से भ्रमित हो जाता है। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाएगा अगर उनके ऊपर किसी तरीके का नियंत्रण ना हो, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना होता है। इस नियंत्रण के अभाव में प्रशासनिक निरंकुशता को बढ़ावा मिलता है, अतः प्रशासन पर नियंत्रण अति आवश्यक है। और इन कमियों को, इन सीमाओं को भी कम करने के लिए जो है सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि प्रशासनिक अधिकारियों को भ्रष्ट होने से, करप्ट होने से रोका जा सके और वो अपनी शक्तियों का जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए उनको कार्य कर सकें और जनता का विकास हो सके। इस प्रकार हम इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं और आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।